नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी साथी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए साथी। दाल पीसते पीसते उनका बूढ़ा शरीर हाँफ उठा था। हर आहट पर वे चौंक उठती थी। कभी इस आशा से कि रामलाल होगा, कभी इस डर से कि बहू रानी क्लब से न लौट आई हों। यूँ देखा जाए तो बहू रानी बेचारी कभी कुछ नहीं कहती, खुद ही आगे बढ़ बढ़कर उनकी हर इच्छा, हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करती है। फिर भी कभी कभी संकोच हो ही जाता है। पिछले हफ्ते से बाबूजी 2-3 बार कचौड़ी खाने की बात कह चुके हैं। यूँ यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनकी खांसी बढ़ जाने के डर से इधर तली हुई चीज़ें करीब करीब बंद सी हैं। माँ जी इस बात के औचित्य को समझती ना हो, ऐसा भी नहीं। फिर भी बाबूजी का यूँ जरा सी चीज़ के लिए तरसते रहना उन्हें अपार कष्ट पहुँचाता है। इसीलिए आज उन्होंने मुँह अंधेरे उठकर दाल भिगो दी थी। बहू रानी के क्लब में जाने के बाद मैदा गूंद कर रख दिया था और दाल पीसने बैठ गई थीं। वे सारी सामग्री तैयार रखना चाहती थीं, जिससे प्रोग्राम में हेर फेर की गुंजाइश न रहे। घड़ी में 4:30 बजे रामलाल तथा बहू रानी ने एक साथ ही रसोई में प्रवेश किया। ये क्या हो रहा है माता जी? रामलाल ने सिल लोढ़े का चार्ज लेते हुए पूछा। थोड़ी कचौड़ी बना लेंगे आज। जब देखो मरी डबल रोटी बच्चों के आगे रख देते हो। पता नहीं रोज रोज कैसे खा लेते हैं बेचारे, माँ जी ने कहा। रामलाल ने बहू रानी की तरफ देखा, मानो कहना चाहता हो कि माताजी ने किस खूबी से बात बनाई है, पर बहू रानी के गंभीर चेहरे को देखकर चुपचाप अपना काम करने लगा। आपने क्यों तकलीफ की? रामलाल ग्राइंडर में 5 मिनट में पीस देता, बहू ने कहा। उसकी सहृदयता से माँ जी का मन तरल हो उठा। अरे करने को यहाँ है ही क्या, लेकिन एकदम काम करना छोड़ दूंगी तो ये हाथ पैर एकदम बेकार नहीं हो जाएंगे? कहते हुए वे रसोई घर से बाहर आ गईं। मंदिर से कीर्तन की आवाज़ आ रही थी। 2-4 बार बड़के ने पूछा भी था। पड़ोस वाले एसपी साहब की माताजी भी रोज़ मंदिर जाती हैं, पर माँ जी ने मना कर दिया था। कह दिया था मेरे तो काशी विश्वेश्वर घर में ही हैं। तब शर्म भी आई थी। बहू क्या सोचती होगी कि बुढ़ापे में भी इन्हें घर का मोह नहीं छूटता। वे क्या करें, सचमुच ही उनका घर से पाँव नहीं निकल पाता। माँ जी, कचौड़ियाँ गरम गरम बन रही हैं, आप और बाबूजी खा लीजिए ना, बहू रानी पास खड़ी होकर प्रेम से कह रही थी। आ जाने दो बच्चों को, उनके साथ खा लूँगी। हाँ, अपने बाबूजी को तुम दे आओ, माँ ने कहा। जब भी खाने की कोई चीज़ बाबूजी के कमरे में भेजनी होती तो वे बहू रानी को ही भेजती। बहू जब माथे पर पल्ला खींचकर बड़े अदब से ट्रे लेकर कमरे में जाती तो गर्व से उनका सीना फूल उठता। लगता कि इस वक्त हर कोई आकर देखे कि उनकी बहू कितनी सुशील है। मेजर की बेटी है, कलेक्टर की बीबी है, पर जरा सा भी गरूर नहीं है। बाबूजी को भी अच्छा लगता है कि बहू उनकी सेवा कर रही है। उन्हें नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ दिया गया है। शाम हुई और बच्चे किलकारियां मारते हुए घर में दाखिल हुए। दोपहरी से सोया हुआ घर एकाएक जाग पड़ा। बहू रानी को बच्चों में उलझा देखकर माँ जी बाबूजी के लिए फिर एक प्लेट भर कर ले गईं। वे खा पीकर तृप्त होकर लेटे थे। और नहीं लोगे? नहीं भाई, फिर रात में खांसी चैन नहीं लेने देगी। तुम क्या रसोई में थी इतनी देर? मैं क्या करूँगी रसोई घर में, मुझसे भला होता है ये काम अब? वो तो आपकी लाडली बहू रानी है ना, जानती है ससुर जी को कचौड़ी पसंद है, इसलिए इतना सरंजाम किया है उसने। अच्छा, बाबूजी ने कहा। चेहरे पर एक तृप्ति का भाव था। माँ जी शायद इसी के लिए तो दिन भर से खट रही थी। वैसी की वैसी प्लेट लेकर जब लौटी
तब तक लड़का भी आ चुका था। आज बड़ी देर कर दी बेटा? नहीं अम्मा, रोज़ का ही तो समय है। आज क्या कचौड़ियों का प्रोग्राम है? बाबूजी को ज़्यादा तो नहीं? अरे कहाँ खाते हैं वे, देख पूरी की पूरी प्लेट लौट आई है। वे तो बेचारे खुद ही डर डर कर रहते हैं। अम्मा, ज़रा एक बात थी, बाबूजी ने अलका को बुलाया है क्या? पता नहीं रे, क्यों? देखो, एकदम इस तरह से मत बुला लिया करो। अभी राखी पर ही तो नीलिमा यहाँ से गई है। तुम तो जानती हो लड़कियों का बुलाना इतना सहज नहीं है। फिर बच्चों की परीक्षाओं के दिन है, घर में मेहमान हो तो सब कुछ अपसेट हो जाता है। कब आ रही है वह? माँ जी ने उत्सुकता और आशंका से भरकर पूछा। लिखा है शायद अगले महीने आए, लेकिन बाबूजी से कहो अब चुप कर जाएं। आएगी तो देखा जाएगा। और उसने इधर उधर देखकर एक पोस्ट कार्ड माँ जी के हाथों में रख दिया। अपनी छोटी वाली बेटी का पोस्ट कार्ड वह देर तक पढ़ती रहीं। थोड़ी ही देर में उनके आंसुओं में सारी लिखावट धुंधली होकर रह गई। उफ, क्या जिंदगी है, लड़कियों को मन भरकर बुला भी नहीं सकते। इससे तो अपना गांव वाला घर अच्छा था, जब जी चाहा बुला लिया, किसी से पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बाबूजी बार बार बीमार पड़ते रहे। बच्चे क्या हर बार छुट्टी लेकर देखने आ सकते थे? बड़े बेटे ने कहा, यहाँ आप लोग किस लिए पड़े हैं? हम लोग आखिर किस दिन काम आएंगे? आखिर आना ही पड़ा था। बड़ा सा बंगला, मोटर, नौकर चाकर। बेटे बहू ने सेवा शुश्रूषा में कुछ भी उठा नहीं रखा था। दोनों लड़कियां और दोनों छोटे लड़के जब तब मिलने आ जाते थे। सारा खर्च चुपचाप उठाते हैं दोनों, पर बड़े बेटे का भी कहना ठीक है। लड़कियों के बुलाने पर 100 खर्चे होते हैं। दोनों अपनी अपनी ससुराल में नाक ऊंची किए हुए हैं कि मेरा भाई कलेक्टर है। हर बार उनकी विदाई 500 से कम नहीं पड़ती। और मुसीबत यह है कि बाबूजी से ये बातें कहना भी मुश्किल है। कहेंगे 150 रुपये पेंशन के पाता हूँ, लड़कियों को अपनी हिम्मत पर बुलाता हूँ। अब इनसे कौन कहे कि 150 में आजकल होता क्या है, 100 रुपये की दवाई ही आ जाती है। लड़का बेचारा सारा खर्च उठा रहा है, इसलिए पता नहीं चलता। कमरे में जाकर देखा, सोनू दादाजी को अखबार पढ़कर सुना रहा है। हर 2 पंक्तियां पढ़ने के बाद खिड़की से बाहर झांकता हुआ लंबी उबासियां भर रहा है। वे सोच ही रही थी कि किस उपाय से सोनू को मुक्ति दिलाएं कि एक चमचमाती हुई कार अहाते में मुड़ती दिखाई दी। ओ, शुक्ला अंकल आए हैं, मीनू टीनू आए हैं, कहता हुआ ताली पीटता सोनू बाहर भाग गया। बाबूजी ने भी अतिथि से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो माँ जी का मन घबरा गया। बैठक के कमरे में पहुँचते ही बाबूजी दूसरे आदमी बन जाते हैं। हमारे ज़माने में से शुरू करके पता नहीं क्या क्या किस्से सुना डालते थे। कमरे के वातावरण में अजीब सा तनाव भर जाता था। इसीलिए उनके बैठक खाने में जाने के प्रस्ताव से घबराकर माँ जी ने कहा, सुनो, लक्ष्मी नारायण मंदिर में बड़ी अच्छी झांकी लग रही है आज। बड़का कह रहा था आप लोग जाएं तो गाड़ी तैयार करवाऊं। अरे वाह, तब तो ज़रूर जाएंगे भाई। हमारा सूट निकाल दो, अभी तैयार हुए जाते हैं। छुटकारे की सांस लेते हुए माँ जी ने सूट निकाला। यह पुलोवर, कंटोप और दस्तानों का सेट था जो मझली बहू ने बुनकर भेजा था। इसे निकालते हुए माँ जी ने बड़ी सफाई से अलका की चिट्ठी संदूक में डाल दी। अब कभी भी बात छिड़ने पर वे कह सकती थीं कि आप चिट्ठी पढ़कर भूल गए। वाह, क्या चीज़ बुनी है हमारी माया बिटिया ने। मजाल है जो जरा भी हवा लग जाए। माया ने तुम्हारे लिए भी तो जर्सी भेजी है ना, वह कहाँ है? पहनो ना, बढ़िया लगती है। माँ जी ने घबराकर इधर उधर देखा। बहू रानी का दूर दूर तक कहीं पता नहीं था। गनीमत थी, नहीं तो मझली बहू की इतनी तारीफ वह सह नहीं पाती। चलना नहीं है? बाबूजी ने कहा तो उनकी तंद्रा टूटी। शाम को बाबूजी के साथ उन्हें मंदिर जाना बड़ा अच्छा लगता था। ड्राइवर अदब से दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो जाता था। नौकर हाथ देकर दोनों को उतारता था।
सारे दृश्य को दर्शनार्थी बड़े मनोयोग से देखते थे। आंखों में श्रद्धा और आदर लिए हुए वे जब हाथ जोड़ते तो मन गौरव से भर उठता। हमेशा की तरह बाबूजी मंदिर में शास्त्रार्थ करने बैठ गए। माँ जी बेचैनी से प्रतीक्षा करने वाले ड्राइवर और सुखलाल को देखती रहीं। उन्हें लगा कि बाबूजी ज़्यादा देर लगा रहे हैं, जरूर ड्राइवर उन्हें मन ही मन कोस रहा होगा। 2-4 बार याद दिलाने के बाद बाबूजी उठे। अपने ही जैसे 2-3 बुजुर्गों को उन्होंने गाड़ी में बैठने के लिए निमंत्रित किया। माँ जी को फिर एक बार ड्राइवर की नाराज़गी का डर हुआ। सारे रास्ते वे उसे कुरेद कुरेद कर उसके घर परिवार के संबंध में पूछती रहीं। बंगले में पांव रखते ही भुने हुए प्याज की गंध उनके नथनों में भर गई। उन्हें रामलाल पर क्रोध हो आया। कितनी बार कहा है कि सोमवार को प्याज मत छौंका कर, तेरे बाबूजी खाते नहीं। लेकिन उसका क्या है, नौकर आदमी है। लेकिन इन लोगों से क्या एक दिन भी सब्र नहीं होता। वे भागी भागी रसोई में गईं। सब्जी प्याज में छौंक दी रामलाल, अब उन्हें क्या परोसूंगी मैं, उन्होंने रोष में कहा। हुजूर, बड़े साहब के लिए लौकी अलग बना रखी है, एक बार कहने से भूलता थोड़े ही हूँ, रामलाल ने गर्वोक्ति से कहा। माँ जी खुश हो गईं। रात को बाबूजी की थाली उन्होंने कमरे में ही पहुँचा दी। तुम यहीं खा लो, उन लोगों ने तमाम चीज़ों में प्याज डाल रखा है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बाबूजी ने निरीह भाव से कहा। उन्हें नाती पोती के साथ, लड़के के साथ बैठकर खाना अच्छा लगता था। पर माँ जी हफ्ते में 3-4 बार किसी न किसी बहाने उन्हें कमरे में ही खिला देती थी। उन्हें मालूम था बाबूजी के होने से बहू को बैठने में दिक्कत होती थी। बच्चे भी उतना खुलकर हंस बोल नहीं पाते थे। माँ जी के सामने आखिर बाबूजी को झुकना ही पड़ा। उन्हें खाना खिलाने के बाद उन्होंने खुद खाया। फिर बाबूजी को टॉनिक के बाद गोली और गोली के साथ दूध दिया। फिर उनका बिस्तर ठीक किया। दिन भर की मुड़ी तुड़ी चादर बदली। सिरहाने, मफलर, कंटोप और बिस्तर के नीचे चप्पलें रखी। स्टूल पर थर्मस में गर्म पानी, खांसी दबाने के लिए प्लेट में मुलहठी, लौंग और मिश्री के टुकड़े रखे। उन्हें बिस्तर पर लिटाने के बाद ही माँ जी को चैन मिला। और फिर एकाएक उन्हें लगा कि वे बहुत थक गई हैं। सुबह से जैसे पाँव में भौंरी बांधकर काम करती रही हैं। अब जाकर याद आता है कि वे उम्र की 62 सीढ़ियाँ पार कर चुकी हैं। हमेशा जैसी मेहनत उनके बस की नहीं रही। बड़ा लड़का रोज की तरह जब कमरे में आया तब वह पाँवों पर आयोडेक्स मल रही थी। लाओ मैं मल दूँ, उसने हाथ से शीशी छीनते हुए कहा। क्यों दिन भर हाय हाय करती रहती हो? कितनी बार कहा है कि बस बैठकर हुक्म किया करो। देखो बहू कुछ करती भी है या नहीं। कहाँ करती हूँ रे कुछ, उन्होंने कहा। पर उन्हें अच्छा लग रहा था। उनके थके शरीर को उसके बलिष्ठ हाथों का आधार बड़ा अच्छा लग रहा था। सुबह 8 बजे से पहले उठना नहीं कहकर जब वह चला गया था तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। अपने भाग्य पर उन्हें ईर्ष्या हो आई। कभी सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी गृहस्थी इतनी आसानी से पार हो गई। तीनों लड़के पढ़ लिख गए, ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए। लड़कियां खाते पीते घरों में चली गईं। बहुएं भी आईं तो सुंदर, सुशील। कभी किसी ने लौटकर जवाब तक नहीं दिया। आदमी को और क्या चाहिए? बस भोलेनाथ, अब इस भरे दरबार में से मुझे हाथों हाथ उठा लो, यही प्रार्थना है, उन्होंने दोनों हाथ माथे से टेक कर कहा। लेकिन उनकी बंद आंखों के सामने असहाय एकाकी बाबूजी की मूर्ति नाच उठी और उन्हें लगा बुलावा आ ही गया तो क्या वे निश्चिंत मन से जा सकेंगी? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।